आप देख रहे हैं न्यूज 24 राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में जाहिर है कोरोना वायरस से हिंदुस्तान जो दूसरी जंग लड़ रहा है उसकी एक एक अपडेट तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन आज राष्ट्र की बात में बहस होगी वैक्सीन प्रिंस आदार पूनावाला को मिल रही धमकियों की। आप भी सोच रहे होंगे हो क्या रहा है। दरअसल कल जब पूरा देश पिछले 1-2 दिन से चुनाव में व्यस्त था, तब वैक्सीन प्रिंस यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला लंदन पहुंचकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान में बड़े बड़े ताकतवर लोग वैक्सीन देने के लिए धमका रहे हैं। वो कहते हैं जो लोग मुझे धमका रहे हैं उनमें कुछ मुख्यमंत्री तक शामिल हैं, बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, और कहते हैं कि अगर हमें पहले वैक्सीन नहीं दी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। आदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वे सर्वा हैं। इस समय आप जानते ही हैं कि वो हिंदुस्तान के लिए एक संजीवनी बना रहे हैं, संकट मोचक कहे जा सकते हैं वो। ऐसे में कौन है जो उनको धमकी दे रहा है? आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस होगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने जो सेना से मदद मांगी है उस पर भी बहस करेंगे। दिल्ली सरकार ने आखिरकार अब हाथ खड़े कर दिए और कहा है कि अब सेना को आना पड़ेगा, तभी हालात सुधर पाएंगे। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते लगता है थक गए हैं, इसीलिए अब सेना का रुख किया है। क्या सेना अब दिल्ली को बचाएगी? यह भी एक मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले आदार पूनावाला जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, वो लंदन पहुंच गए हैं। वैसे तो वो लंदन आते जाते रहते हैं, लंदन उनका दूसरा घर है, लेकिन इस बार लंदन जाते ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया द टाइम्स अखबार को, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हिंदुस्तान में शक्तिशाली नेता और बड़े बिजनेसमैन उन्हें धमका रहे हैं। यहां तक कि उनके ऑफिस का, जहां सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बनती है, उसका घेराव कर लिया गया है, और ऐसे में वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़कर और यूके चले गए। जी हां, मैं हिंदुस्तान छोड़कर यूके चले गए हैं, जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। बिल्कुल यही बात आदार पूनावाला ने अपने इंटरव्यू में कही थी। हालांकि बाद में उनका क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण आ गया कि वो हिंदुस्तान वापस जाएंगे। कब जाएंगे ये नहीं बताया उन्होंने, कुछ दिनों बाद जाएंगे। लेकिन जो पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इन धमकियों की वजह से ही मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया है। उधर केंद्र सरकार और आदार पूनावाला के एसआईआई यानी सीरम इंस्टीट्यूट के बीच भी एक तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। आदार पूनावाला कह रहे हैं केंद्र सरकार ने मुझे पहले वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिया, इसीलिए अभी वैक्सीन की किल्लत जुलाई तक चलने वाली है। केंद्र सरकार कहती है नहीं, हमने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पैसे भी दे दिए और हमने ऑर्डर भी दे दिया। उसके बाद फिर एक स्पष्टीकरण सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से आया, यानी तू-तू मैं-मैं चल रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर पूनावाला कह रहे हैं एक दिन में 100 मिलियन डोज बनाने की क्षमता तक पहुंचने के लिए उनको जुलाई तक का समय लग जाएगा। जो हिंदुस्तान की जरूरत है उसे पूरा करने में उन्हें अभी 2-3 महीने लगेंगे, इसलिए जुलाई तक वैक्सीन की किल्लत होने वाली है। इस तथ्य को आप स्वीकार कर लीजिए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ने पहले ऑर्डर नहीं दिया था। इस पर बहस करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ जाई, और वो खबर यह थी कि दिल्ली सरकार ने अब सेना से मदद मांगी है क्योंकि राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, सेना के ट्रकों की अब हमें जरूरत है। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिख दी है। क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, जरा सुनिए। अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है, और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। तो इस बीच ये जो दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई चल रही है, इसमें दिल्ली सरकार की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेना को बुलाने की, शामिल किए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कहा हमने भी इस मुद्दे को पहले उठाया है, हमने राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। जितनी दिल्ली को जरूरत है उतनी ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाए। आपको पता ही होगा कि कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि अगर आज रात तक जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया है, उतना ऑक्सीजन 490 एमटी नहीं दिया, माफ करिए 590 एमटी नहीं दिया, तो फिर केंद्र सरकार को कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा, अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस पर भी होगी आज बहस। इस बीच एक और बुरी खबर आज आई, और वो बुरी खबर कर्नाटक के चामराजनगर से थी। वहां के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की मौत हो गई। तो आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से देश के कई राज्यों में लगातार मरीजों के मरने की खबर आ रही है, और यह कर्नाटक से भी अब आने लगी। दिल्ली के बाद, यूपी के बाद, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अब देखिए कर्नाटक में भी ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेल्लारी से ऑक्सीजन आनी थी, उसके आने में देर हो गई और इन मरीजों की मौत हो गई। इधर यूपी में भी हालात बेहद खराब हैं। कल एक दिन में 30,000 के करीब नए मामले सामने आए थे कोरोना के, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब एक हफ्ते में 5 दिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। पहले वीकेंड पर था, फिर उसे 3 दिन किया गया, फिर 5 दिन कह दिया गया है। गुरुवार सुबह 7 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा। पहले मंगलवार सुबह तक के लिए इसे लगाया गया था, यानी उत्तर प्रदेश में कल सुबह जो लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही थी, अब उसे बढ़ाकर गुरुवार तक के लिए कर दिया गया है। इधर लॉकडाउन पर अब देखिए, अब लॉकडाउन पर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से, अब इस चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन लगाने पर आप विचार करिए, क्योंकि ये जो हालात हैं अब बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी भी लॉकडाउन लगाने से बच रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी यह पूछना पड़ा कि क्या वजह है, आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते। केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए, और अगर लॉकडाउन लगाते हैं, समाज के उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए जो गरीब हैं या जिनके पास खाने कमाने के उचित साधन नहीं है। अब यह सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसी तरह का सुझाव दिया है सरकार को, लॉकडाउन लगाइए और कोई चारा अब इस संक्रमण को रोकने का नजर नहीं आ रहा है। अब आंकड़ा आपको बता देता हूं फिर से रोज की तरह। पिछले 24 घंटे में 3,68,147 नए मामले सामने आए हैं, जो कल से परसों से कम है। यानी ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कोरोना के नए मामलों में अब थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। शनिवार 1 मई को सबसे ज्यादा केस आए थे, 4,01,993। अब पिछले 24 घंटे में 3,417 मरीजों की मौत हुई है। कल 3,689 मरीजों की मौत हुई है, और अब जो देखिए 4 लाख पर आंकड़ा पहुंच गया था, वो थोड़ा सा कम हो गया। एक और बुरी खबर आईपीएल से आ रही है। आईपीएल में अब एक टीम के, केकेआर टीम के 2 सदस्यों को, 2 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये है वरुण चक्रवर्ती और दीपक वॉरियर। केकेआर के बाकी सारे खिलाड़ियों को, बाकी सारे स्टाफ को अब आइसोलेशन में रहने को कह दिया गया है। अब जरा सोचिए, 2 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया है तो बाकी सारे खिलाड़ी कैसे मैदान पर उतर सकते हैं। बहुत गंभीर सवाल अब आईपीएल पर भी खड़ा हो गया है, क्योंकि सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स के भी कुछ टीम के स्टाफ को, कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। वहीं दिल्ली में जो डीडीसीए है, उसके मैदान के भी कुछ कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। लेकिन बीसीसीआई का यह कहना है कि अभी आईपीएल रद्द करने का कोई विचार नहीं है। आज का मैच रद्द कर दिया गया है, आगे कराया जाएगा, लेकिन आईपीएल जारी रहेगा। बीसीसीआई पूरी कोशिश करेगा कि आईपीएल चलता रहे। लेकिन ऐसे में जब एक मैदान के कर्मचारियों को कोरोना हो गया, सीएसके के स्टाफ को कोरोना हो गया, केकेआर के 2 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया, गंभीर संकट आईपीएल पर भी खड़ा हो गया है। उधर महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी को लेकर एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक कह रहे हैं, वैक्सीन निर्माता कंपनियां ही असहाय हैं, तो वैक्सीनेशन कैसे होगा। जरा सुनिए नवाब मलिक को। हमने तो फैसला किया कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं। इस तरह से वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम चाहते हैं कि 3-6 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर लें, तो उपलब्धता वैक्सीन की नहीं है।
तो ये मंत्री हैं महाराष्ट्र के नवाब मलिक, इशारों में कह रहे हैं कि देखिए कंपनियां ही असहाय हैं, इसका मतलब केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति फेल हो गई है। इधर अदार पूनावाला ने जो खुद को धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है, उस पर अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आ गया है, क्योंकि तमाम अटकलें चल रही हैं। अदार पूनावाला को धमकाने वाला कौन है? नाना पटोले कह रहे हैं कोई अदार पूनावाला को हाथ भी नहीं लगा सकता, यानी पूरी सुरक्षा की गारंटी अपनी तरफ से नाना पटोले अदार पूनावाला को दे रहे हैं। जरा सुनिए क्या बोले नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष। अदार पूनावाला ने जो स्टेटमेंट किया था कि मैं अब इंडिया वापस नहीं आऊंगा और मुझे बड़े नेताओं ने धमकी दी है, ऐसा जो वक्तव्य उनका आया, तो हमने उनको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि देश में उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आज देश के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का काम इंडिया में ही करना है। इंडिया के लोगों को वैक्सीनेशन देना है और उनकी जानें बचाना है। उनको कुछ भी हो तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा, उनकी पूरी सुरक्षा का जवाबदारी कांग्रेस लेंगी। तो अब जब वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक कह रहे हैं कि मुझे धमकाया जा रहा है, केंद्र सरकार ने पहले ऑर्डर नहीं दिया तो मैं वैक्सीन कैसे बनाऊं, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जवाब आ गया। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, तू मैं शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं गलत है कि केंद्र सरकार ने कोई वैक्सीन का नया ऑर्डर नहीं दिया। हमने 100% एडवांस दिया है। 28 अप्रैल को सीरम इंस्टीट्यूट को 1732 करोड़ 50 लाख का एडवांस दिया गया है कोविशील्ड की 11 करोड़ डोजेस के लिए। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट बोल रहा है ना कि हमने पहले ऑर्डर नहीं दिया, देखिए हमने ऑर्डर भी दे दिया, हमने एडवांस भी दे दिया 28 अप्रैल को। इसके जवाब में सीरम इंस्टीट्यूट फिर से एक बयान जारी करता है, और सीरम इंस्टीट्यूट थोड़ी देर पहले क्या कह रहा है यह भी आपको बता देता हूं। सीरम इंस्टीट्यूट यह कह रहा है कि हमें टोटल 26 करोड़ डोजेस का ऑर्डर मिल गया है, 15 करोड़ डोजेस हम दे चुके हैं, हमें 100% एडवांस 1732 करोड़ सरकार से मिल चुका है 11 करोड़ डोजेस के लिए, जो आने वाले महीनों में हम पूरा करेंगे। लेकिन इसमें जाहिर है उस आरोप को जो पहले अदार पूनावाला ने लगाया था उसको वो दोहरा नहीं रहे हैं। जाहिर है वो कॉन्फ्रंटेशन सरकार से मोल लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार जब ये कह रही है कि हमने 28 अप्रैल को एडवांस दिया है और 11 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिया है, इसका मतलब 28 अप्रैल से पहले क्यों नहीं दिया? ये भी एक सवाल है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ अदार पूनावाला को जो धमकी मिल रही है दिल्ली में, क्या आप सेना ही बचाएगी और ये वैक्सीन को लेकर तू मैं चल रही है, इस पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, मेरे साथ महेश चौहान एनसीपी से जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह मेरे साथ हैं, मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के, डॉक्टर डीएस राणा हैं चेयरमैन गंगाराम हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा नाना पटोले से, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही कहा है कि अदार पूनावाला को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। पटोले साहब मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। नाना पटोले सुन पा रहे हैं मुझे? को सुन रहा हूं मैं। नाना पटोले साहब सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं आप। ओके। नाना पटोले साहब, क्या वजह है कि आपको आज आकर यह बताना पड़ा कि अदार पूनावाला को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता? और आपको तो पता होगा सर कौन लोग हैं ये जो अदार पूनावाला को धमकी दे रहे हैं आपकी सरकार के नाक के नीचे महाराष्ट्र में? नहीं, उनका कहना आपको, जब उन्होंने लंदन में जो स्टेटमेंट किया था उस स्टेटमेंट में कहा था कि देश के बड़े नेता मुझे धमका रहे हैं, मेरा शिक्षित करना चाहते हैं और इसलिए मैं अब हिंदुस्तान में आकर अपना प्रोडक्शन नहीं करूंगा, इस तरह का स्टेटमेंट उनका आया। और मुझे ये लगता है कि वो तो लंदन में रहते हैं और जब प्रधानमंत्री जी पुनः आए थे उस समय वो लंदन से यहाँ आए थे
और बाद में वो कभी पुणे में नहीं आए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको जो केंद्र सरकार की सुरक्षा Y+ की दी, वो काय के लिए दी, किस कारण से दी, क्या उसमें क्या मकसद था केंद्र सरकार का। और जब लंदन में अगर आधार पूनावाला बोलता है कि मुझे धमकाया जा रहा है, बड़े नेता धमका रहे हैं, तो ये कौन है। आज सबसे बड़ी पहले ये बात ये है, राजनीति की बात नहीं है। अगर वैक्सीनेशन नहीं हो अपने देश में, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो, तो जो केंद्र सरकार ने 18 साल से सब लोगों को अब वैक्सीनेशन करने की बात करी है, जब वैक्सीन ही नहीं रहेगा तो कहां से वैक्सीन निकालेंगे। और ये कंपनी बोलती है कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहां से देंगे। और इस तरह का जो प्लानिंग केंद्र सरकार ने वैक्सीन के बारे में बनाना था, वो नहीं बना। केंद्र सरकार की इस वैक्सीनेशन की पॉलिसी में क्या है वास्तविकता, वो सामने आना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में टिप्पणी की है। और मुझे ये लगता है कि ये समय, जैसे सोनिया जी गांधी ने कहा, राहुल जी ने कहा कि ये राजकारण का समय नहीं है। इस समय में हम सब लोगों को मिलकर देश की जनता को वैक्सीनेशन कर उनको सुरक्षित किया जाए, ये भूमिका हमारी है। जब आधार पूनावाला को इस तरह की धमकी आती है और बिल्कुल ठीक है, केंद्र सरकार उनको सपोर्ट देना चाहती है, हमने कहा कि भाई तुम आप आइए, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन देश के लिए आप काम करो। यह भूमिका हमारी कांग्रेस की है। ओके, लेकिन नाना पटोले साहब, आप इशारों में केंद्र सरकार की तरफ आरोप की उंगली तो उठा रहे हैं, लेकिन आपको तो पता होगा सर, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी इंटेलिजेंस क्या कह रही है। कौन है ये लोग जो आधार पूनावाला को धमका रहे हैं? वो कह रहे हैं बड़े ताकतवर नेता हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कौन है ये लोग जो धमका रहे थे आधार पूनावाला को? वो कह रहे थे मेरे ऑफिस को सीरम इंस्टीट्यूट को घेर लिया, मुझे काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए वो लंदन चले गए छोड़कर। उन्हें राज्य सरकार के किसी पे भी आरोप नहीं किया। उन्हें कहा कि देश के बड़े नेता, इस तरह से उनका आरोप है। उनका स्टेटमेंट आप पढ़ लो तो उसमें आपको पता लगेगा। उन्हें राज्य सरकार के कोई भी सरकार के ऊपर उन्हें आरोप नहीं लगाया। देश के बड़े नेता मेरे को सरछेद करना चाहते हैं, इस तरह का आरोप उन्होंने किया है। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से कोई उनके पास, राज्य सरकार के पास कोई कंप्लेंट भी नहीं है उनकी। और केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा दी, वो किस आधार पे दी, उसकी भी बात होना चाहिए। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं आधार पूनावाला को एफआईआर फाइल करनी चाहिए, और एफआईआर अगर उन्होंने दायर की तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस भी नेता ने उन्हें धमकी दी होगी, आप उनके खिलाफ एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी तक करेंगे। आप आधार पूनावाला को पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देश का मामला है और आज वैक्सीन तैयार होना देश में बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीन नहीं होगा तैयार देश में तो कई लोगों को हम सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, वैक्सीनेशन की पॉलिसी है, वही गलत है। वास्तविकता उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कंपनी अलग बात करती है, केंद्र सरकार अलग बात करती है, सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार रही है केंद्र सरकार को। इसमें वास्तविकता देश में जो तबाही मची हुई है, जो लाशों के शहर बनते जा रहे, गांव लाशों के बनते जा रहे, उसको कहीं न कहीं हमने तो उसके आगे जाके एक बात करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहिए इस राजकारण को बंद करने के लिए और देश के जनता को सुरक्षित करना चाहिए। यह मांग भी हम करते हैं। ओके, ऑलराइट, लेकिन आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं नाना पटोले साहब, बहुत गंभीर आरोप आप इस नजरिए से लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा आधार पूनावाला को दी थी, वो उनकी सुरक्षा करने के लिए नहीं थी। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि आधार पूनावाला को प्रेशर में लेने के लिए, धमकाने के लिए उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी है? ऐसा कोई कंप्लेंट आधार पूनावाला ने किया ही नहीं, ना केंद्र सरकार के पास किया, ना राज्य सरकार के पास। उनको क्या तकलीफ है यही पता नहीं।
और डायरेक्ट अगर केंद्र सरकार उनको Y+ अगर सिक्योरिटी देती है तो उसका रीजन भी तो सामने आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बताइए, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप पर आरोप है कि आधार पूनावाला को धमकाने वाली केंद्र सरकार है और आपकी जो तूतू मैमे उनसे चल रही है पब्लिकली, उसका एक उदाहरण है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मानक जी, आप दूसरों के मुंह में शब्द डाल डाल के कुछ भी कहते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ये कोई आधार पूनावाला ने कोई आरोप नहीं लगाया केंद्र सरकार, कोई बात नहीं है। और जहां तक वैक्सीन का ये जो राजनीति करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं ना, उसमें ये महाराष्ट्र सरकार बहुत ज्यादा, ये जो कह रहे हैं ये भी मुझे लगता है ये राजनीति की बात है, छुपे छुपे आधी बात करना। बस बताए केंद्र सरकार क्यों किसी के ऊपर इस तरह से कोई वो करे, कोई उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर तो कोई आरोप लगाया नहीं कि उन्होंने कहा मुझे वैक्सीन का ऑर्डर नहीं मिला। 28 अप्रैल को केंद्र सरकार ने कहा फंड ट्रांसफर कर दिए। अब इसमें तू मैं क्या हो गई? अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और कैसे होते हैं, एडवांस दिए जाते हैं, कंपनी है, और आप एक व्यक्ति एक कंपनी की बात में अपने आप उसके ऊपर एजेंडा घुसेड़ के केंद्र सरकार को ये ब्लेम करने का जो प्रयास कर रहे हो ना, ये ठीक बात नहीं है। आपको बताइए, आपको किसने कह दिया कि केंद्र सरकार ने धमकी दे दी? क्या नाना पटोले ने, मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी क्यों दी, इसका जवाब क्या केंद्र सरकार सब पब्लिकली आपके सामने स्टेटमेंट देगी कि नाना पटोले वो आधार पूनावाला को क्यों वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है? जब आधार पूनावाला ये कह रहे हैं कि मेरे को खतरा है और केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, तो केंद्र सरकार मतलब हर चीज में बिना कोई सोचे समझे कुछ भी आशंकाओं पे, आरोपों पे और उसका प्रश्न खड़ा करना, ये जस्टिफाइड है क्या आपका? बताइए, आप कहां से आप ये कह रहे हो कि केंद्र सरकार उन्हें धमकी दे रही है? बताइए क्या बात, आपका क्या आधार है? बताइए। महेश चौहान एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं इस डिबेट में। महेश चौहान, बताइए, कौन धमकी दे रहा है? या तो सीधा सीधा आरोप लगाइए, सबूत पेश करिए। केंद्र सरकार पर आप जो धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं, आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, क्या आप भी उस आरोप के साथ हैं क्या? और क्या कोई सबूत है ऐसा? अभी जो नाना पटोले जी ने जो आरोप लगाए, उनके पास क्या जानकारी है इसकी मुझे पता नहीं है। लेकिन आधार पूनावाला जो मीडिया में बता रहे, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ, आ रही है, बोलिए महेश चौहान, बोलिए। हाँ, तो आधार पूनावाला जी ये जो बता रहे हैं कि उन्हें, जो हम मीडिया में सुन रहे हैं कि उन्हें धमकियां आ रही है, और वो धमकियां उन्हें देश भर में से कई पॉलिटिशियंस और प्राइवेट लोगों से भी आ रही है। जो पॉलिटिशियन से आ रही है उसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री भी है। इसमें उन्होंने खुद ने कहा है, हमने आरोप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी बात ये है, अगर धमकियां आती है तो वो बहुत सीरियस मामला है, और केंद्र या राज्य में जहाँ भी जरूरत है, तो यही कह रहे हैं, वाई कैटेगरी किस लिए दी है सिक्योरिटी? अभी बात सुनिए ना, मैंने आपके बीच में बात नहीं की, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप आपकी बात रखिएगा प्लीज। तो ये जो गवर्नमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी दी है, वो सिक्योरिटी केंद्र ने दी है या राज्य ने दी है, वो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि देश की वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा वैक्सीन बना के भारतीय जनता को देने वाली है, उन्हें सुरक्षित रखना केंद्र की और राज्य की दोनों की जिम्मेवारी है, और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, तो भारत की जनता सुरक्षित रहेगी। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। माधव जी, नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, पर क्या इस बात का पता नहीं लगना चाहिए? एक सेकंड रुकिए महेश चौहान, क्या इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कौन से बड़े बड़े लोग हैं वो जो धमका रहे हैं आधार पूनावाला को, जिसकी वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा? हालांकि बाद में मुझे लगता है उनका डर थोड़ा कम हुआ होगा, पता नहीं किन किन लोगों के फोन उनके पास गए होंगे, लेकिन पता लगना चाहिए ना कौन है वो लोग जो धमका रहे हैं, हमें वैक्सीन दो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। नहीं, जरूर पता लगना चाहिए। इसके बारे में दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ केंद्र की या सिर्फ राज्य की नहीं है। और आधार पूनावाला जो टेक्निकल बातें हैं कि उन्होंने FIR दर्ज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन आधार पूनावाला जी सीरम इंस्टीट्यूट
और भारतीय जनता, ये तीनों सुरक्षित रहे, इसके तरफ ध्यान देना अभी इस वक्त जरूरी है और इस पर बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। डॉक्टर भार्गव, क्या मेरे ख्याल से यही कमी रह गई थी इस त्रासदी में डॉक्टर भार्गव, कि अब जो वैक्सीन बना रहा है हमारे देश के लिए, संकट मोचक का नाम जिसको दिया जा रहा है, जो संजीवनी बना रहा है पूरे देश के लिए, उसको धमकी मिले और वो देश छोड़कर चला जाए। मेरे ख्याल से इस त्रासदी में बस इसी की कमी थी डॉक्टर भार्गव। बिल्कुल मानक सर, बिल्कुल सही बात कही आपने, पर मेरा सवाल उल्टा भी है। चलिए किसी ने बोला भी और किस टोन में बोला वो तो बात की बात है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बिल्कुल डेड हो चुका है? क्या उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि कोई धमकाएगा तो बचा लेगा? क्या देश में सरकार इतनी विवस्त हो चुकी है कि हम लोगों को बचा नहीं सकते? आज वो अमीर है तो लंदन चले गए, बाकी लोग कहां जाएंगे? मानक जी, बड़ा सवाल इस बात का है कि इस समय देश को छोड़ के जाना, जहां पे सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और देश के लोगों को छोड़ के चले गए, जबकि लोकल फॉर वोकल करके भारत सरकार ने सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन को अप्रूवल दी, फाइजर को 6 दिसंबर को अप्रूवल नहीं दी। इसके बाद भारत सरकार ने कभी ये सोचा? इनका 8 अप्रैल का विचार विमर्श यही था कि सबको वैक्सीन देनी नहीं चाहिए। सेक्रेटरी ने ये बोला था, भरे मंच में ये बोला था कि वैक्सीन शुड बी गिवन टू हु इज नीडेड, नॉट हु इज डिमांडिंग। और 19 तारीख को आप बोलते हैं कि वैक्सीन फॉर ऑल कर देंगे। मानक जी, जनवरी से सबको मालूम था कि वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, 90 करोड़ जनता है, आंकड़े आपके सामने थे। मैं सवाल सिर्फ इतना पूछता हूं, आज भी बता दीजिए पर मंथ पर दिन के हिसाब से कितनी वैक्सीन पड़ेगी? क्या बिल मिलिंडा गेट से पैसा नहीं आया गैलवेस्ट के लिए कि कोविशील्ड को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाए? क्या भारत सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया? मैं सबको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कॉमन आदमी पूछ रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए जो 1 फरवरी को रखे गए भारत सरकार ने वैक्सीन के लिए, वो कहां है? आज इतनी हलचल मचा दी कि हर स्टेट अपना अपना भाग रहा है। अगर मुझे कार्टून बनाना हो तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आगे मैं हर चीफ मिनिस्टर को कटोरा लेके खड़ा करके देखूंगा कि वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड खरीद रहा है। मानक जी, ये क्या है? क्या कोई समन्वय नहीं है? अमेरिका ने एक प्रोक्योरमेंट करी 2 कंपनी से, पूरे देश को लगा दी। 55% जनता 1 महीने पहले चालू हुए थे, 5 महीने में 55% जनता लगा दी। हम इलेक्शन करा सकते हैं 135 करोड़ लोगों के लिए, पर वैक्सीन नहीं लगा सकते। ये विडंबना नहीं है क्या मानव जी? अब आप सवाल कितने भी पूछिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब आपको पता है कि 90 करोड़ जनता है जिसको वैक्सीनेट करना है, पहली बात तो ये पता भी था कि नहीं था? नहीं पता, क्योंकि 8 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा था कि सबको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। इसका सवाल कौन जवाब पूछेगा मानव जी? मानव जी, सवाल तो कॉमन पब्लिक पूछना चाहती है इलेक्टेड लीडर से। बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए, यही बात सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला कह रहे हैं कि हमको कोई ऑर्डर मिला होता तो हम आपको डिलीवरी करते, हमें ऑर्डर ही नहीं मिला। हमको आपने 28 अप्रैल को ऑर्डर दिया है, तो अब जुलाई तक हम वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ओवरनाइट तो बढ़ा नहीं सकते। यानी जो किल्लत हो रही है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। नहीं, देखिए ऑलरेडी पहले इनको ऑर्डर दिया गया था, 10 करोड़ का पहले दिया था और अलग अलग किया था, उसका एडवांस पेमेंट भी है, उसमें से कई डिलीवरी आ भी गई है और लगभग 16.5 करोड़ वैक्सीन आ चुके हैं। देखिए इस चीज में कौन क्या कह रहा है? गोपाल अग्रवाल जी, एक मिनट रुकिएगा। आपका मई का टारगेट 30 करोड़ वैक्सीन का था। मानक जी, ऑन रिकॉर्ड लीजिए, गोपाल अग्रवाल जी से पूछिए 30 करोड़ वैक्सीन का टारगेट था कि नहीं था? 16 जनवरी को 30 करोड़ का टारगेट था कि नहीं था? पहले फेज में 3 करोड़, बाकी में 27 करोड़। आपकी 27 करोड़ की वैक्सीन कहां गई? 15 करोड़ लगी है, 15 करोड़ कहां गई? कल तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, 14 करोड़ वैक्सीन कहां है? देखो अभी जो ऑर्डर दे दिया है, देखिए वैक्सीन पे इस तरह की राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया की राजनीति। डेटा बता रहा हूं मैं तो, ये जो कांग्रेस, आपसे डेटा बता दीजिए। आप सुन लीजिए, 16.5 करोड़ ऑलरेडी 16 करोड़ 75 लाख वैक्सीन के ऑर्डर आ चुके हैं, जा चुके हैं, उसमें से 15 करोड़ 75 लाख लग चुके हैं। अरे मानक जी, गोपाल अग्रवाल जी को रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन से पहले फेज में 3 करोड़ को लगाना था, दूसरे फेज में 60 साल से ऊपर को लगाना था, तीसरे फेज में 45 साल से ऊपर लगाना था। टोटल 15 करोड़ 71 लाख लग चुका है ना। आप सुन लीजिए ना, बोलो सर, 30 करोड़ लगाना था, 30 करोड़ में से 15 करोड़ लगा दी, मई का टारगेट का फेल हो गया। इसका मतलब आपने 30 करोड़ वैक्सीन का पेमेंट दिया होगा,
कोविशील्ड और कोवैक्सीन को, वो बता दीजिए। उसके बाद आपने खोलने से पहले आपने 60 करोड़ और लगानी थी, टोटल 90 करोड़ लगानी थी, तो आपने कुछ तो प्लान किया था। गोपाल अग्रवाल जी, मैं ये कह रहा हूं, अप्रैल 8 के बाद, सुन तो लो, आप अप्रैल 8 तक आपका मंशा ही नहीं थी बाकी 60 करोड़ को लगाने की। मैं ये बता रहा हूं, पब्लिक को बताइए कि क्या 16 जनवरी को था। ओके ओके, हाँ बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल। उसके बाद आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर राणा और जूही जी, उसके बाद आ रहा हूं। आप बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरा ये कहना है मानक जी, बोलिए गोपाल। इतनी घटिया बातें ये कर रहे हैं ना कि सरकार 30 करोड़ का मनसा ही नहीं थी। अरे सरकार आप क्या मतलब बातें कर रहे हो? वैक्सीन तो इस तरह की घटिया गंदी राजनीति कर रहे हो। 16 करोड़ से ऊपर के वैक्सीन के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं और उसमें से मैक्सिमम डिलीवर हो चुकी है। 15 करोड़ 75 लाख ऑलरेडी वैक्सीन लग चुके हैं। अब जो 28 अप्रैल का जो ऑर्डर है उसमें 11 करोड़ और 5 करोड़ 16 करोड़ का और ऑर्डर दे चुके हैं। ये प्रेस रिलीज देख लो ना, मैं प्रेस रिलीज आपके साथ शेयर कर दूंगा। अरे 28 अप्रैल को जो दे दिया, तो सुन लो ना, अब सुन लो। नहीं एक सेकंड, अब ओके, अब एक सेकंड, ओके, वन सेकंड, एक सेकंड, अब एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड, मानक जी सुनिए, एक सेकंड, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक झूठ बोल रहे हैं। सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड, डॉक्टर भार्गव रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, डॉक्टर भार्गव रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। ना आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है बिल्कुल सही है, मैं बता देता हूं। गोपाल जी प्लीज, ये घटिया आरोप नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि आपकी सरकार के ही एक सचिव ने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वांट और नीड, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, वांट और नीड, उन्होंने कहा था जिनको जरूरत है उनको वैक्सीन लगाएंगे, जो लगवाना चाहते हैं उनको नहीं लगाएंगे, ये कहा गया था। इसका मतलब शायद पहले आपकी प्लानिंग में नहीं था कि 45 के नीचे के लोगों को अभी वैक्सीन लगानी है, आपने सोचा होगा उनको बाद में लगवाएंगे। ये तो प्रायोरिटी के ऊपर आपने फैसला लिया था, तो मानिए ना कि हाँ वो फैसला लिया था, इसमें दिक्कत क्या है? 3 मई का 1:50 पे पीआईबी का प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमने ऑलरेडी जो इसमें लगा, बता देता हूं, हमने 16 करोड़ 54 लाख का ऑर्डर पहले दिया था, जिसमें से 15 करोड़ 71 लाख वैक्सीन हमें मिल चुके हैं और हमने स्टेट्स को दे दिया। उसमें से लगभग 76 लाख अभी भी स्टेट्स के पास है वैक्सीन। और हमने 28 अप्रैल को 11 करोड़ का एक और 5 करोड़ का और 16 करोड़ का नया ऑर्डर दिया। ये 50% के लिए है। प्रदेश सरकार अपना 50% जो बैलेंस है उसके लिए खुद ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। तो ये 30 करोड़, ये जो 32-33 करोड़ का जो ऑर्डर है, ओके, ऑल राइट, ये तो डॉक्टर राणा, वैक्सीन तो फेस बैनर में लगेगी ना। आज 5 करोड़ वैक्सीन आ जाए। ओके, अब ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड, हम गोल नहीं घूमेंगे, डॉक्टर राणा को लाइए, सिर्फ डॉक्टर राणा। एक सेकंड डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, दो पैनलिस्ट बिल्कुल बोले नहीं है अभी। डॉक्टर राणा, पहले आपकी बात सुनूंगा मैं। डॉक्टर राणा, क्योंकि आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल चलाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप दोनों चीजों पर बोलिएगा। आज मेरे 2 सवाल हैं। एक, ये आधार पूनावाला को जो धमकी मिली है, जिसमें वो कह रहे हैं वैक्सीन के लिए मुझे धमकाया जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? और दूसरा, जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि आर्मी को बुलाना पड़ेगा आप दिल्ली में, दोनों मुद्दों पर बोलिएगा डॉक्टर राणा। मुझे पता नहीं कि आधार पुणे वालों को कोई धमकी मिली है। यदि धमकी मिली है तो बड़ी गलत बात है, और धमकी मिली है तो भारत सरकार उनकी रक्षा के लिए, भारत सरकार को रक्षा करनी चाहिए। कोई किसी ने धमकी भी दी है, पर आप तो कह रहे हैं शायद किसी ने धमकी दी है, इसके बारे में मुझे नॉलेज कोई नहीं है। पर यदि उनको धमकी भी मिली है तो उसका सोल्यूशन भारत सरकार को करना चाहिए, स्टेट सरकार को करना चाहिए, क्योंकि वो जो उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करनी है वो सारी कंट्री के लिए, अपने देशवासियों के लिए है। और आई एम वेरी श्योर कि जो आधार पुणे वाले ऐसा नहीं करेंगे कि वो भाग जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें तथ्य है, पर उन्होंने बोला है कि मैं गया हूँ, शायद क्यों गए तो टाइम ही बताएगा। पर भाग, जैसे डॉक्टर साहब ने किसी ने पहले बताया कि नहीं, वो भाग उड़ सकते हैं ऐसे कि इसको रन छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसी कैसी धमकी मिल सकती है उनको? मुझे हमारी समझ से बारे हमें पता नहीं है, तो आप लोगों का काम है कैसे तो भक्ति धमकी मिली है नहीं मिली है। हम तो अपने मरीजों को इलाज करने में जुटे हुए हैं। ओके, और दूसरा, जहाँ तो सिसोदिया की बात कही आपने, ओके, वो भी आपको लगता है कि अब दिल्ली में सेना को बुलाने का समय आ गया है? जैसे मनीष सिसोदिया कह रहे हैं अब सेना को बुलाना पड़ेगा, तभी हालात सुधरेंगे।
अब वो सेना को बुलाने का मतलब क्या है, क्या करना है, वो तो सोदी साहब बताएंगे। पर शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि सेना की हेल्प लेना चाहते होंगे, जहाँ तक ऑक्सीजन की उपलब्धि करानी है या कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो उसके लिए सेना की चाहते हैं, ये तो वही बता पाएंगे। उन्होंने एलैबोरेट किया होगा अपने स्टेटमेंट में। मैंने जो आपने स्टेटमेंट सुनाई उसमें तो सिर्फ उन्होंने बोला कि सेना की जरूरत है, आगे नहीं बताया कि सेना क्यों बुला रहे हैं, क्या करेगी, कैसे हेल्प करेगी सेना। तो मैं तो कुछ भी इस वक्त टिप्पणी नहीं कर सकता। ओके, आपका क्या मानना है सर? डॉक्टर राणा, आपका क्या मानना है? अब इस दूसरी लहर से हम कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे? मेरा मानना तो ये है कि उसका ये तो बड़ा सिंपल है कि आपको जितनी भी अपनी सप्लाई है, जैसे अभी ऑक्सीजन की एक बर्निंग इशू है, उसको पूरा करना। उसके लिए तो यही है कि हमें सब जुटकर केंद्र सरकार को चाहिए, जहाँ भी प्लांट बन रहे हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उसकी सप्लाई चेन जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि वो एक तरफ से क्लेम करते हैं कि हमारे पास काफ़ी ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब सप्लाई चेन में कहीं प्रॉब्लम अभी पहुंच नहीं पा रही है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम अभी भी हमें पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब पीछे से ऑक्सीजन नहीं आ रही है, पर दिन प्रतिदिन थोड़ी तरक्की हो रही है, स्थिति सुधर रही है। ये भी कोई अभी रोज जो कल की स्थिति आज उससे बेटर है। तो सारे एफर्ट जो कर रहे हैं, चाहे सरकार कर रही है, हॉस्पिटल कर रहे हैं, ये सरकार किसी तरीके से कर रही है, या कई बहुत से लोग जो NGO हैं वो कर रहे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आ ही रहे हैं। और मैं अपने हॉस्पिटल की हंसता, बाकी हॉस्पिटलों की स्थिति तो ऑक्सीजन की इम्प्रूव हो रही है, पर अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं मिल पा रही अभी। वो तभी मिलेगी जब जितनी जरूरत है उतनी आएगी, जब उससे कम आएगी तो इंटरप्शन होती रहेगी। ऑब्वियसली मुझे तो जूही सिंह कॉमन मैन की वहाँ ओके जूही सिंह, जूही जी बोलिएगा दोनों मुद्दों पर। पहले तो मैं चाह रहा हूं आधार पूनावाला को धमकी पर आपका क्या सोचना है? कौन हो सकते हैं ये लोग, कौन धमका रहे हैं? मानक जी, मैं इसका औचित्य नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगी कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी क्यों दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार को पता होगा, लेकिन बाहर जाकर एक बयान आधार जी का ऐसा देना मुझे गैर जिम्मेदाराना लगता है। और नाम नहीं देना, कौन पॉलिटिशियंस, कौन बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, कौन मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बाय नेम नहीं लेकिन इंडिकेशन दिया, तो केंद्र सरकार को तो बता दें। इससे सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। राणा साहब बैठे हैं, भार्गव साहब बैठे हैं, ये लोग अस्पताल चलाते हैं, कितने प्रेशर में चलाते हैं। जिन्होंने वैक्सीन एग्रेसिवनेस की बात की, तो ये लोग तो प्रतिदिन हॉस्पिटलाइजेशन एग्रेसिवनेस झेलते हैं। मानक जी, आप खुद बहुत सारे मुद्दे लेकर आते हैं, कौन नहीं धमकी देता है? ये देश है और यहाँ पर कानून चलता है। तो कहीं दूर देश में जाकर आपकी सहूलियत हो सकती है कि आपने लाइसेंस लिया किसी, जरूर आपने एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया किसी भी वैक्सीन का, और आज आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आपको ऑर्डर नहीं दिया या राज्य सरकारें भाग रही हैं ग्लोबल टेंडर फ्लोट करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल में कहा था, उसकी क्या स्थिति है हमें नहीं पता। जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये आधार पूनावाला वैक्सीन बना रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है या राज्य सरकार दे रही है। वैक्सीन रोल आउट का एक प्लान था, जो डॉक्टर भार्गव सही कह रहे हैं कि हम उस पर नहीं खरे उतर पा रहे। जो भी कारण हो, ये मुश्किल तो हमें इसका समाधान करना ही पड़ेगा। टारगेट से बहुत लेस हम कर रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हमने जबकि बजट में जब प्राविधान कर दिया था 37,000 करोड़ का, तो फिर उससे हमें वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए थी। 2 कंपनियों को हमने मोनोपोली दी यहाँ पर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो क्यों वो कंपनियां, जबकि एडवांस केंद्र सरकार उनको क्रेडिट लाइन भी दे रही है, उनको जो जब मांग रहे हैं वो सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। तो भारत इतना नकारा देश नहीं है कि एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे सके और उसको ब्लूमबर्ग को जाकर ये इंटरव्यू देना पड़े। दुखद है ये हमारे लिए और गैर जिम्मेदाराना है। दूसरी बात, वैक्सीन पे आपने कहा ऑक्सीजन की किल्लत है। मानक जी, सेना अगर आ भी रही है तो ये तो दिल्ली सरकार, दिल्ली को ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना आवश्यक है। बेडों की किल्लत है। जो मौतें अब तक हुई हैं उसमें ज्यादातर ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल रहा। एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं क्योंकि उनके सिलेंडर नहीं भरे जा पा रहे हैं। तो इसको तो सरकारों को मिलकर एक सामंजस्य देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है कि हम अगर चुनकर आते हैं या चुनाव में खड़े होते हैं तो अपने नागरिकों को बचाएं। जो व्यक्ति मौत के दरवाजे पे खड़ा है, ऑक्सीजन की वजह से हम नहीं बचा पा रहे हैं। 2021 है, ये सभी को शर्मसार होना चाहिए। इसमें
इस पर राजनीति करें बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन जरूरी है कि इस कठिनाई को अब मिलकर सॉल्व करें। सेना प्रोड्यूस तो करेगी नहीं, सेना बड़े बड़े अस्पताल बना सकती है, छोटे अस्पताल बना सकती है, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन मुहैया तो सरकारें ही कराएंगी। हमने रोड मैप नहीं बनाया, चलिए उस पर भी नहीं जाते हैं, आपने बार बार इस मुद्दे को उठाया है अपने मंच से, अब तो बना लीजिए। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार या जो भी सरकारें कह रही हैं कि हमने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है, तो कहां फ्लोट किया है, कब वो वैक्सीन आएंगी भारत में, कब एक हम 132-23-25 करोड़ का देश है, तो किसको वैक्सीन लगनी है? कम से कम 18 वर्ष से 25 वर्ष हमारी मीडियन आयु है, और सब बता रहे हैं कि अब यंग लोगों को कोरोना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, साथ ही ऑक्सीजन और बेड की किल्लत, तो वैक्सीन ही तो एक बची है। हम देश को कब तक बंद करके रखेंगे, जबकि 1.5 साल से हमने संसाधन तो अपने मजबूत किए नहीं। तो अब आप थोड़े दिन के लिए बंद कर लेंगे, लेकिन फिर तो आपको संसाधन उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे। ये दूरदर्शिता तो सरकारों को लानी ही पड़ेगी मानक जी। जी गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक ऑक्सीजन हम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए अब देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब सेना को बुलाना पड़ेगा, सेना ही हमें बचाएगी, दिल्ली वालों को बचाएगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? आपने आपका शायद ऑडियो म्यूट हो गया है गोपाल जी आपकी स्क्रीन से। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ मानव जी, यह जो चीजें है ना, जो कोरोना की क्राइसिस है, यह बहुत विकट है और हम सबको इसकी जिम्मेदारी अलग अलग लेवल पे लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी और ले भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इस त्रासदी का इतना विकट स्वरूप होगा, इतना इंटेंसिटी होगी, इतनी ज्यादा इतनी फास्ट होगी, ये किसी ने नहीं समझा था। और केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की जरूरत कितनी, 750 मेट्रिक टन डेली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी, वो 7,500 टन मेट्रिक टन हो गई। और अब आज अचानक कोई प्रदेश सरकार कहे कि कल 400 मुझे चाहिए थी, 490, अब कहे 700 चाहिए, अब 1,000 मेट्रिक टन है, तो एकदम तो ये चीजें नहीं होती। केंद्र सरकार उसको विदेशों से भी क्रायोजेनिक इंजन भी मंगवा रही है, लिक्विड ऑक्सीजन भी इंपोर्ट कर रही है, नाइट्रोजन कैरिंग जो कंटेनर्स है उनको कन्वर्ट कर रही है, उन प्लांट्स को चेंज कर रही है, और उसके बाद एयरफोर्स को लाइन काम पे लगाया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस लेके चल रही है। तो ये जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, यह प्रदेश सरकारों को और को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ा रही है, सुनिश्चित कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन केवल प्रदेश सरकार कहे कि मैंने अब 1,000 मेट्रिक टन कह दिया और नहीं मिली, एक दिन में 15 अप्रैल को तो कहें कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, जब आपको 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही थी और अब एकदम 1,000 मांग लिया आपने और कहा कि मुझे तो 1,000 मेट्रिक टन दे नहीं रहा, इसका मतलब केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो इस तरह से ये राजनीति कैसे कर सकते हैं, करिए, खूब गालियां दीजिए केंद्र सरकार को, हम पूरा कोशिश। जूही जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए जूही जी, क्या कह रही हैं जूही जी? मानक जी, अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार के खुद के एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ 6, अमिताभ कांत उसके चेयरमैन थे, इनके साइंटिफिक एडवाइजर भी उसमें थे, उन्होंने बताया था कि और साथ ही नवंबर 2020 में कि ऑक्सीजन की किल्लत आ सकती है, एक रोड मैप तैयार करिए। ऑक्सीजन पर्याप्त है, ये मैं मानती हूँ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के साथ, लेकिन उसको जहां पर भी ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी और जिन प्रदेशों में उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती है, उसमें हम ऑक्सीजन कितनी जल्दी पहुंचाएंगे, ये हमने कोई रोड मैप नहीं बनाया, क्योंकि हम बहुत खुश थे कि कोरोना चला गया है। तो ये आज का संकट कोरोना से मत जोड़िए, आज का संकट हमारी नाकामी है कि हमारा नागरिक बिना ऑक्सीजन के मर रहा है। और सर इतना तो फेस करिए कि आपने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी आपके हेल्थ सेक्रेटरी ने इस बात को माना था कि इतनी जरूरत पड़ सकती है, हमारा इतना उत्पादन है, हम कैसे स्केल अप करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम केयर से जो आपके 162 प्लांट थे वो समय पर कितने लगे, अब आपने अनाउंस किया है। तो ये एक जी मानक जी, मानक जी नहीं वही बात है ना जूही जी, जो हो गया वो हो गया, इसीलिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर चर्चा अब ये हो रही है कि किस तरह इस ऑक्सीजन को कैसे भी
इस ऑक्सीजन की कमी सही को बात पूरा है। किया जाए। डॉक्टर भार्गव, मैं एक बार फिर से वैक्सीनेशन पे आ रहा हूं और डॉक्टर भार्गव, मैं अभी भी देखिए, क्योंकि वैक्सीन ही है, अब वही एक संजीवनी है जो हमें बचा सकती है। और अब ये लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने, सारे देशों ने मान लिया है, सारे दुनिया की सरकारों ने मान लिया है कि उन्हें अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए यह मारामारी होनी ही थी, ये तो बस कब होगी इसका सवाल था, और ऐसा लगता है वो मारामारी अब शुरू हो चुकी है डॉक्टर भार्गव। और इसीलिए आधार पूनावाला पर बड़े बड़े लोग दबाव बना रहे हैं कि पहले हमें दीजिए, पहले हमें दीजिए। ये तो किल्लत, ये मारामारी डॉक्टर भार्गव, ये तो होनी ही थी। बिल्कुल मानक जी, हमने 4 अप्रैल से लोगों को यही बता रहे थे कि पूरी वैक्सीनेशन पूरी जनता को लगानी पड़ेगी। अगर आप ट्विटर पे जाके देखेंगे, चलिए अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैंप अप करना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट में जो 300, 400, 400 और 1200 रुपए की जो बंदरबाट है उसको बंद करके सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करिए। तेजी से वैक्सीनेशन प्रोसेस को बढ़ाइए। ये सेंटर और स्टेट की लड़ाई को बंद करिए। फॉरेन प्लेयर्स को इमीडिएटली लाइए। जैसे स्पुतनिक की वैक्सीन, स्पुतनिक वी की 3.5 लाख वैक्सीन की डोजेज लैंड कर गई, वैसे ही फाइजर को अप्रूवल दे दीजिए। अभी तक देखिए, फाइजर ने अपना 20 तारीख को इंटरेस्ट दिखाया था, आज 11 दिन हो गए। अर्जेंसी इज द मैटर। देखिए, कितने भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो, कितनी भी चीजें हो, कितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हो, लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को इससे मतलब है कि मुझे कितनी तेजी से वैक्सीन लगा सकते हैं। कोविन ऐप जो आपने लगा रखा है उसको और सुदृढ़ करिए, क्योंकि आजकल स्लॉट 5 से 5:30 खुलते हैं, और वो आप याद करिएगा कि जिस प्रकार से आप तत्काल सेवा में टिकट बुक कराते थे वो हालत है। तो मानक जी, मेरा कहना यह है कि आप जो हो गई उसको छोड़ दीजिए, इस लड़ाई में मत पड़िए। प्लीज सेंट्रल सप्लाई ले लीजिए, वैक्सीन आपके पास आ जाएंगे, और रोड मैप दिखा दीजिए पब्लिक को कि देखो इस प्रकार से हर महीने इतनी वैक्सीन पड़ेगी, इस हिसाब से सबको वैक्सीनेशन इतनी जल्दी हो जाएगा। टारगेट सेट करिए, इस महीने के बाद 1 करोड़ रोज का। अभी हम कितना कर रहे हैं? 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख नहीं माना जी, 1 करोड़ वैक्सीन का टारगेट रखिए। जो हो गया सो हो गया, एटलीस्ट अगस्त में तो हम निजात पाएं। नहीं तो मानव जी, फिर आपकी डिबेट में शायद आप बुलाएं ना बुलाएं, पर हम अगस्त में भी यही डिबेट कर रहे होंगे कि गलती बिल्कुल सही। अब गलती छोड़ दीजिए, अगस्त को सोच के आज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही डिबेट कर रहे होंगे तब भी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी है बिल्कुल आपसे, कि ये एक वैक्सीन के 2-2, 3-3 दाम, आधी सरकार खरीदेगी केंद्र में, आधी राज्य खरीदेंगे। ऐसे में फिर मोनोपोली हो जाएगी और प्रॉफिटियरिंग हो जाएगी। इतने सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, क्या आप भी सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है विचार होना चाहिए कि केंद्र सरकार ही खरीदे और एक पॉलिसी हो देखो वैक्सीनेशन हाँ, पर? मैं सोचता हूँ ये देखिए, ये जो 50% और 50 स्टेट और प्राइवेट को दिया है, ये बाकी स्टेट के डिमांड के ऊपर किया है। पहले तो सरकार खुद ही पूरा खरीद के प्रोक्योरमेंट करके करना चाहती थी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, ये वैक्सीन का, फार्मास्यूटिकल का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आईपी का भी इशू आता है। फाइजर क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट है उसका? क्यों 2,500 रुपए की है फाइजर की वैक्सीन, और केंद्र सरकार ने 2,500 रुपए में। गोपाल अग्रवाल जी नहीं, आप गलत। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? सुन लो ना, मेरे को पता है। मैं बताता हूँ, ये देखिए, 6 दिसंबर को सबसे पहली बात है, क्यों नहीं दिया? 6 दिसंबर को अप्रूवल क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप अगर ऑन रिकॉर्ड अभी देखिए कितनी मिर्ची लग गई है। राहुल जी को कितनी मिर्ची लग गई है पूरी तरह, कई लोगोों को ऐसे लग गई है। 150 रुपए में हमने नेगोशिएट किया है। प्रधानमंत्री जी ने फाइजर की वैक्सीन 95% सक्सेसफुल, प्रधानमंत्री जी ने कोविशील्ड की अभी आप डिबेट करिए वैक्सीनेशन पे। आपको तथ्य बताता हूं, प्रधानमंत्री कोविशील्ड की वैक्सीन की ट्रायल फॉल्टी थी। आप ये बात समझिए। डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, गोपाल जी को बोलने दीजिए जरा, एक मिनट सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अरे एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए गोपाल जी, बोलिए। फ्री वर्ल्ड है, फ्री डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट है। देखिए कितनी मिर्ची लग गई। इसका एक रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे बारे में पता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही मेहनत से 150 रुपए में ये नेगोशिएशन पूरा किया है इसके बीच में, और इस 150 रुपए के नेगोशिएशन को हमें समझना चाहिए, जो हमें बिल्कुल सामने रखना चाहिए। प्रधानमंत्री के बाद 1200 और वर्ल्ड में ग्लोबली
फाइजर वगैरह जो बेच रहे हैं उनका दाम कंपेयर कर लीजिए। इंग्लैंड में 225 रुपए, हिंदुस्तान में 600 रुपए। इसमें वो अलग चीज है, आपको मैं पूरी समझा दूंगा पूरी चीज। अभी तो आप सिंपल बात समझिए। गोपाल अग्रवाल जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। एक सेकंड डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं बस छोटा छोटा कमेंट लेना चाहता हूं, बहुत छोटा छोटा। महेश चौहान, पहले आपसे, क्योंकि आपकी सरकार है महाराष्ट्र में। महेश जी, क्या आप मेरे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आधार पूनावाला से अपील करेंगे कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं धमकाएगा, आप आइए, वैक्सीन बनाइए, धड़ाधड़ बनाइए, और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। महेश चौहान। मानक जी बिल्कुल। देखिए, आदर पूनावाला जी ने ये ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो बहुत ही जल्द भारत वापस आने वाले हैं। मैं मानक जी आपको एक ही बताना चाहूंगा इधर, अगर आदर पूनावाला को धमकी आई थी तो लंदन जाने से पहले अगर वो पुलिस या गवर्नमेंट को इत्तला करते तो आज वो लंदन में जाकर जितने सुरक्षित है उतने ही खुद को सुरक्षित यहाँ महाराष्ट्र में पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए वो लंदन गए, ये बात समझ में नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात, उनको सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी, उनको कुछ नहीं होगा। आप अभी मैं एक बात, अभी डॉक्टर राहुल जी बहुत अच्छी बात कर रहे थोड़ी देर से, मैं उनको पूछना चाहूंगा, अगर वो भी हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके हॉस्पिटल में ये सिचुएशन में बहुत सारे लोग उनके हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए उनके ऊपर दबाव डालते होंगे, क्या वो छोड़कर लंदन भाग गए? वो नहीं भाग गए ना, वो तो यही लाके उसको प्रेस कर रहे हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती तो वो पुलिस के पास जाते, वही अगर पूनावाला करते तो आज वो सुरक्षित रहते भारत में। इसके पीछे क्या राज है वो ही जानते हैं, उन्होंने अभी तक किसी के नाम नहीं लिए, वो बता भी नहीं रहे, वो ऑफिशियल कंप्लेंट भी नहीं कर रहे, ये बात समझ में नहीं आती। और वैक्सीन के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगा है कि वैक्सीन की जो अलग अलग कीमतें हैं, ये कीमतें मेरे तो समझ के पार है। अभी अगर ये जो 150 रुपया केंद्र सरकार को मिलती है वैक्सीन, ओके, मेरे पास महेश चौहान, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, फिर बहस करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अभी शुरू हुआ है वैक्सीन का। जैसे आधार पूनावाला कह रहे हैं, अभी जुलाई तक ये किल्लत रहेगी, तब तक हमें इनफ पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिलने वाली। अब कोशिश हमारी यही है, किसी भी तरह से वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि पूरे पॉपुलेशन को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि यही इकलौता तरीका हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज मैंने आधार पूनावाला जो डर कर लंदन भागे हैं, उनका यह मुद्दा उठाया। कम से कम उन्हें हमें यह एश्योरेंस देना चाहिए कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए, इस समय सीरम इंस्टीट्यूट संकट मोचक की तरह है, और उनकी ये वैक्सीन कोविशील्ड एक संजीवनी की तरह है। इसीलिए उनको सुरक्षित रहना चाहिए, उनके मन में एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए, ताकि वो बिना डरे अपना इस वैक्सीन प्रोडक्शन का काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, महेश चौहान, जूही जी आपका भी, डॉक्टर राणा, डॉक्टर भार्गव, बहुत शुक्रिया, और नाना पटोले जी आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।